नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसको तैयार किया है हमारे धीरेज सर ने। तो उनको इस पेपर को तैयार करने के लिए मेरी ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे, ये सारे सारे प्रश्न आपके आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सर ने बड़ी ही मेहनत के साथ में इस पेपर को तैयार किया है। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान का मैं खुद एक और पेपर तैयार करने वाला हूं और उस पेपर में पूरा मैं व्याख्या सहित आपके लिए लेके आऊंगा, यानी उत्तर सहित लेकर आऊंगा, और वो पेपर आपके लिए एक वरदान पेपर रहने वाला है। तो बिल्कुल उस पेपर को भी आप जरूर देखिएगा। इन्हीं दीपावली की छुट्टियों में वो पेपर आपके लिए अपलोड होने वाला है। आइए इस पेपर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे विनंती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे, यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक जेम्स मिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न में पूछा गया है शक्तिशाली बादशाह। अगर प्रश्न आता कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यानी शक्तिशाली नाम नहीं आता, तो उसकी जगह पे आपका सही उत्तर क्या होता? बहादुर शाह जफर, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, लेकिन शक्तिशाली की बात करें तो औरंगजेब था। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? आपको बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था और टॉमस मुनरो, ये दोनों नाम आप याद रखना। ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनने वाला है। अगला प्रश्न है कि अवध रियासत को अंग्रेजों के द्वारा कब्जे में कब लिया गया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अवध रियासत को अंग्रेजों ने सन 1856 में अपने कब्जे में लिया था। कब लिया था? 1856 में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें ये देखिए, अंग्रेजों ने आदिवासियों को खाली जगह के रूप में वर्णित किया। फिर उसके बाद में दूसरी रिक्त स्थान है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को शीतराना कहा जाता है। तो इस खाली जगह में शीतराना आ जाएगा। अगली खाली जगह है कि मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि स्वामित्व मिल गया था। क्या मिल गया था? भूमि स्वामित्व किसको मिल गया था? आदिवासी मुखियाओं को। कब? मध्य भारत के समय में। मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहां पे ब्रिटिश शासन के समय में। अगला प्रश्न है कि असम के बागान और बिहार की खादानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। तो यहाँ पे असम के बागान आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा खदानों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जोन्स हेनरी, थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड के साथ मिलकर किया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्य और शूद्र किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? विद्यार्थियों, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। अर्धवार्षिक में आने की कम संभावना रहेगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो इस प्रस्ताव में देश के पश्चिम, उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। इनमें उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग भी की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यह आपके भूगोल की बुक का प्रश्न है। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी और भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका अपन ज्यादा कोई बदलाव नहीं करते हैं, डायरेक्ट उपयोग में ले लेते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे कि जल, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हवा, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है कि अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? अलवणीय का मतलब होता है जिसमें लवण नहीं हो, यानी खारा नहीं हो, मीठा पानी।
तो जल प्रदूषण, इसके प्रमुख कारण क्या है? जल का प्रदूषण हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या यानी जनसंख्या अधिक से अधिक इसका उपयोग कर रही है। बढ़ता नगरीयकरण यानी नगरीय शहरीकरण बढ़ रहा है। भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग के कारण अलवणीय यानी मीठे जल का अपन ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इस कारण से इस जल की कमी हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की भारत में कृषि का महत्व बताइए। तो इसका सही आंसर होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि और उनसे संबंधित कार्यों में संलग्न है, यानी इस काम में लगी हुई है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है, बहुत बड़ा होता है विद्यार्थियों, 26%। ये देश को खाद्यान्न सुरक्षा एवं कई उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। यानी देश में खाद्यान्न यानी खाने के लिए जो फसलें हैं वो खेती से ही मिलती हैं, और साथ ही कई सारे उद्योगों को कच्चा माल भी कृषि से मिलता है, जैसे कि वस्त्र उद्योग, आप कह सकते हैं शक्कर और खांड, सारी जो उद्योग हैं इसमें भी जो कच्चा माल है वो इन्हीं कृषि से मिलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है विद्यार्थियों? लौह इस्पात उद्योग को। ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग अन्य दूसरे उद्योगों के लिए आधारभूत मशीनरी और औजारों का निर्माण करता है। यानी अन्य जो उद्योग हैं उनके लिए जो मशीन वगैरह है लौह इस्पात उद्योग से ही मिलती हैं। औजार है ये भी लौह इस्पात उद्योग से ही मिलते हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अगला प्रश्न है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा किसी भी देश के स्वस्थ, शिक्षित, प्रशिक्षित और ज्ञान कौशल से परिपूर्ण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को संशोधित कर संसाधनों में बदलने का कार्य करते हैं, इसलिए लोग एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए लोगों का बहुत ज्यादा योगदान होता है विद्यार्थियों, इसलिए लोग हैं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है कि संविधान क्या है? ये आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उससे प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक देशों में यह स्थिति सामान्यतः लिखित रूप में पाई जाती है, अतः जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। यानी धर्मनिरपेक्षता है इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य दूसरे व्यक्ति के प्रति धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, धर्म से संबंधित सभी प्रकार के वर्चस्व को समाप्त किया जाए, यही है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र। अगला प्रश्न है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है, आपके अर्धवार्षिक में भी आने की पूरी संभावना रहेगी। इस प्रश्न को विद्यार्थियों आप सभी रट लीजिएगा। प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रोलेक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को कारावास में डाल सकती थी। यानी रोलेक्ट एक्ट ऐसा था अगर किसी ने किसी व्यक्ति का नाम दिया तो डायरेक्ट उनको बिना सुनवाई करते हुए, बिना मुकदमा दर्ज किए हुए डायरेक्ट जेल के अंदर डाल देते थे। अपने आप पे कोई रैली वगैरह निकालते थे, जुलूस वगैरह निकालते थे, तो ऐसे में लोगों को बिना किसी बताए डायरेक्ट जेल के अंदर डाल देते थे। तो ये रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत डालते थे। अतः ये अंग्रेजों के द्वारा भारत में की जा रही मनमानी का एक उदाहरण था। ये मनमानी हुई ना उनकी। डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर शेपुद्दीन और महात्मा गांधी सहित भारत के सभी राष्ट्रवादी नेता रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ थे, लेकिन प्रबल विरोध के बाद भी इस कानून को भारत में 10 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। यानी महात्मा गांधी जी वगैरह इन्होंने सबने विरोध किया, भाई रोलेक्ट एक्ट है भारत में लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 10 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट है भारत में लागू हो गया था, क्योंकि उस समय पे अंग्रेजों का शासन था। अगला प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य? राजनीति विज्ञान का प्रश्न है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण लिखिए।
विद्यार्थियों ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसका सही आंसर होगा आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। इनके दो प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण है कि आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका के साधन समाप्त होते जा रहे हैं। हाशिए का मतलब होता है गरीबी रेखा, बिल्कुल एकदम निचले तबके के क्षेत्र में चले जाना हाशियाकरण कहलाता है। तो इनका प्रमुख कारण क्या था कि आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं। इसमें कारण कई सारे हो सकते हैं, अंग्रेजों का विकास का कार्य, रेलवे पटरी बिछाना और उनको फैक्ट्रियों में लगाना। इस कारण से क्या हुआ है, वो अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। पहले इन्हीं वन भूमि से ये अपनी आजीविका चलाते थे। दूसरा कारण है कि आदिवासियों को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। यानी जीवन को चलाने के लिए अब उनके पास में कोई साधन ही नहीं बचा है, तो की ओर जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं, जहां वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं, क्योंकि अन्य लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, हुरडा सम्मेलन में क्या ऐहदनामा तैयार किया गया? ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उससे प्रश्न लिया गया है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा हुरडा सम्मेलन राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, वहां पर एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। और इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बकत सिंह, कोटा के महारावल दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक ऐहदनामा तैयार किया गया, यानी एक सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित किया कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र रहेगा। मतलब राजपूत राज्य थे अपने राजस्थान में, उन्होंने एकता के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया 17 जुलाई 1734 में। हुरडा गांव पड़ता है अपने भीलवाड़ा जिले में, यहाँ पर बुलाया। और इसमें मराठाओं की जो बढ़ती शक्ति हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने कहा कि अपन किसी एक राजा का कोई शत्रु बनेगा तो अपन सभी का वो शत्रु होगा, एक राजा का कोई मित्र बनेगा तो अपन सभी का मित्र बनेगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। अपन कोई भी नई योजना बनाएंगे तो क्या करेंगे, सभी मिलकर एक जाजम पे बैठेंगे और फिर वो योजना बनाएंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे और यहाँ पे ये भी बात फिक्स की कि अब तो बारिश का मौसम आने वाला है, अगली बैठक अपन बारिश के मौसम के बाद में रामपुरा गांव है वहां पर अपन करेंगे। लेकिन ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इनकी कोई पालना नहीं की गई। जितनी भी यहाँ पे शर्तें रखी गई थी ये सिर्फ कागज में उस समय लिखी वहां तक ही सीमित रहेगी। उसके बाद में न तो कोई बैठक हुई और न ही कोई राजा आपस में मिले और न ही उन्होंने मराठाओं को रोकने का इतना प्रयास सभी ने मिलकर किया। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। बहुत ही बढ़िया पेपर था, अच्छे क्वालिटी का पेपर था। मेरे हिसाब से सर ने बहुत ही अच्छे से तैयार किया है और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। अगला पेपर भी बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।